नमस्कार, एएनबी न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं करण जोशी। आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण अगर दिखते हैं तो आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नज़रअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द करवाएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। तो अब बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति में कुछ बहुत अच्छी प्रगतिशील बातें कही गई, लेकिन उन बातों को अमल में कैसे लाया जाएगा, इसका रोड मैप पूरी शिक्षा नीति में गायब दिखता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीडीपी का 6 शिक्षा पर खर्च करना अनिवार्य बनाया जाए। इस पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ये पॉलिसी कहती है कि 1966 से हमारे देश में 6% जीडीपी का एजुकेशन बजट बनाने की बात हो रही है। अभी तक उस पर हुआ नहीं है। हम राज्यों के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। कैसे करोगे? आपको तो तुरंत कानून बना देना चाहिए। ये पॉलिसी में लिख देना चाहिए कि आज से सुनिश्चित होगा कि अगले साल से हर एक राज्य और केंद्र सरकार अपनी जीडीपी का 6% कम से कम एजुकेशन पे जरूर खर्च करेगी। आप देश में मैंडेटरी बनाओ ना। जब तक आप देश में इसको मैंडेटरी नहीं बनाओगे, विशफुल थिंकिंग तो 1966 से चली आ रही है, अगले 66 साल चली रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा? महाराष्ट्र राज्यपाल से मुलाकात के बाद अभिनेता शेखर सुमन ने कहा कि हमारी राज्यपाल जी से मुलाकात हुई। हमने उनसे कहा कि 130 करोड़ लोगों की मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की जाए। राज्यपाल ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर यह जनता की मांग है तो जांच होनी चाहिए। हमारी माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात अभी हुई और जो सैकड़ों लोगों के दिल की बात है हमने उनके सामने रखा। उन्होंने उसको बहुत ध्यान से सुना, ऐसा नहीं कि वो अवगत नहीं थे, वो सारी बातें जानते हैं। उन्होंने बातों को समझा और हमने कहा कि जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि सीमाओं को तोड़ के सब चीज़ें बाहर जा रही हैं और बहुत सारे इसमें पेंच उलझ रहे हैं और जनता की सिर्फ एक मांग है कि जो तथ्य और परिस्थितियाँ उभरी हैं उसको देखते हुए लगता है कि आत्महत्या नहीं है। और हम सब लोगों ने, खास तौर पे वो बिहार का पुत्र रहा है, मैं बिहार का हूँ और वो हिंदुस्तान का बेटा भी, तो 130 करोड़ लोगों की मांग है, 130 करोड़ लोगों की मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। और इस बात पे उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत और इत्तेफाक रखता हूं और मैं भी यही कहता हूं कि अगर जनता की ये मांग है और जितना कि मैं समझ रहा हूं तो ये। भारत चीन के बीच जारी तनाव अब भी कम नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से घाटी में लगातार गोलीबारी होती रहती है और अब जम्मू कश्मीर और अयोध्या में भी आतंक फैलाने की साजिश रचने की खबरें सामने आई। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा का बयान सामने आया। सिन्हा ने कहा कि अब्दुल्ला और महबूबा पाकिस्तान के एजेंट हैं। इसी के साथ चीन पर भी बयान दिया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेज के माध्यम से ये पता चला है कि पाकिस्तान ने 20 तालिबान आतंकियों को ट्रेन किया है, पाकिस्तान आर्मी ने। और इन आतंकियों का जो केंद्र बिंदु है सोच का, वो है कि जम्मू एंड कश्मीर में और अयोध्या में आतंक करो, क्योंकि अब्दुल्ला अजहर महबूबा पाकिस्तान के एजेंट हैं, उसके इशारे नाचते हैं और राजद्रोह करते हैं। चाइना क्लेम कर रहा है कंप्लीट पैंगोंग त्सो लेक। समस्या क्या है? समस्या ये है कि चीन कहता है कि LAC पास होता है फिंगर 2 के माध्यम से। हिंदुस्तान सही माने में कहता है कि LAC पास होता है फिंगर 8 के माध्यम से। यही विवाद है। तो चीन ने अपनी जियो स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन को सफल करने के लिए हिंदुस्तान के ये अप्रैल के थोड़ा पहले या अप्रैल में उसने फिंगर 3 और 4 के बीच में बंकर्स बनाए, टेम्पररी शेल्टर्स बनाए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्थानीय गांवों को नेशनल हाईवे से जोड़कर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले
आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वह परेशानी दूर हो जाएगी। करोड़ विलेज तक 4 किलोमीटर जो बीटी का काम चल रहा है, बीटी मतलब उसमें सब बेस बन रहा है, तो अनदर 1-1.5 महीने में हमें उसमें लुक का काम, बीटी का काम हो जाएगा। तो ये काम भी उम्मीद है कि 1 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या देखते हैं कि लॉकडाउन, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के टाइम पर ये हमारे ब्लैक टॉपिंग होना, मजदूरों को दिहाड़ी मिलना, काम मिलना, रोजगार मिलना, उनका भी बड़ा हिम्मत आई है, उनको बड़ा आसरा मिला उनको। तो इसके साथ साथ ही जो हमारे डिपार्टमेंट ने काम किया है, एक्शन साहब हैं, उनका पूरा डिपार्टमेंट है, हमारे जेई साहब हैं, खजूरिया साहब हैं, ये हमारा लड़का सुपरवाइजर है, ये दिन रात काम कर रहे थे और बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, जहाँ और विद इन टाइम में हमारा ये काम खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही काम होने चाहिए। थी तो उन्होंने हमारा ये काम शुरू करवाया। हमारी लेबरें भी बैठी हुई थी, वो भी घर जाने की तैयारी में थी, और जब हमारा काम शुरू हुआ तो वो लोग भी खुश हुए। और अब हम गांव खरोड़ में काम कर रहे हैं और जहां के लोग भी खुश हैं कि इस बंद हालात में जो इन लोगों का काम हुआ है, ये लोग भी काफ़ी खुश हैं। भाई बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन आने में कुछ ही दिन का वक्त बचा है। इस त्यौहार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरहद पार की बहन ने उन्हें राखी भेजी। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाली पीएम मोदी की बहन कमर मोहसिन शेख ने राखी के साथ एक खूबसूरत पत्र भी भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि विश्व शांति में उनका भाई हमेशा प्रतिभाशाली योगदान दे। हर वक्त वह प्रभु से प्रार्थना करती हैं। तो वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज ही के दिन 3 तलाक को मोदी जी ने खत्म कर दिया था। 3 तलाक पूरी दुनिया में बैन था, लेकिन भारत के कुछ लोग इस परंपरा को चला रहे थे। मुस्लिम बहनें अब पीएम मोदी को भाईजानी कहती हैं, क्योंकि उन्होंने 3 तलाक का डर खत्म किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है और युवाओं को मौका नहीं दिया जाता। ये आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि आज ही के दिन ट्रिपल तलाक जो तलाक़े बिद्दत था उसको ख़त्म किया मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं से जो वादा किया था लाल किले से, उसको पूरा किया। और ट्रिपल तलाक पूरे दुनिया में बैन था, लेकिन भारत में कुछ लोग इस परंपरा को चला रहे थे। और मुस्लिम बहनों में मोदी भाईजान के लिए बड़ी खुशी है। लोगों को लगता है कि उनके सगे भाई की तरह मोदी जी हैं, और मुस्लिम बहनें तो अब मोदी भाईजान ही कहती हैं, क्योंकि उन्होंने एक जो डर था कि कोई भी ट्रिपल तलाक दे सकता है, 1 मिनट में वो घर से बाहर कर सकता है, उस डर को ख़त्म करने का काम किया गया और प्रधानमंत्री जी ने इसको वादे को पूरा किया। हम सब प्रधानमंत्री के बहुत शुक्रगुजार हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी युवाओं को तरजीह देती नहीं है, बल्कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली वो पार्टी है। और युवा के नाम पर सिर्फ राहुल जी प्रियंका जी को कैसे मौका मिल जाए, इसलिए ये बात कही जा रही है। राहुल जी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करने वाले लोग ही अब युवा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब राहुल जी ने रिज़ाइन किया था लोकसभा के चुनाव के बाद, तब कहाँ किसी युवा को मौका दिया। तब सोनिया जी को अध्यक्ष बना दिया और फिर राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाए, इसकी मांग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कर ली। और जो कुछ दरबारी नेता हैं वो भी इसकी कोशिश कर रहे हैं। ये सब बातें हैं कांग्रेस पार्टी में। तो वहीं आंध्र प्रदेश के करुछेदु शहर में 3 भिखारी सहित 9 लोगों की सैनिटाइजर पीने से मौत हो गई। मृतकों के परिजनों का कहना है कि शराब की दुकानें बंद हैं, शराब नहीं मिली तो सैनिटाइजर पी लिया। स्थानीय प्रशासन ने सैनिटाइजर की बोतलें भी बरामद की। जांच में सामने आया कि सैनिटाइजर को पानी या कोल्ड ड्रिंक के साथ इस्तेमाल किया गया। जानकारी के अनुसार 3 की मौत गुरुवार रात को ही हो गई थी और अब 6 लोगों की मौत इलाज के दौरान शुक्रवार को हो गई। तो वहीं राजस्थान की राजनीति में होटलों ने अहम रोल अदा किया। तो वहीं कांग्रेसी विधायक जैसलमेर पहुंचे,
जहां कांग्रेसी विधायकों को एयरपोर्ट से बसों द्वारा सूर्यगढ़ होटल के लिए रवाना किया गया। विधायकों के सूर्यगढ़ होटल और जैसलमेर में 13 अगस्त तक रहने की योजना है। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने इस पूरे कुनबे की अगुवाई की। खबरों की माने तो अभी भी सचिन पायलट को वापसी का न्योता दिया जा रहा है। कुल 36 विधायकों को जैसलमेर में शिफ्ट किया गया। पंजाब के अमृतसर, बटाला और तरनतारन में जहरीली शराब पीने से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही थाना तरसिक के SHO को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में SIT बनाई गई जो सारे मामले की जांच करेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इसकी जांच जालंधर के डिविजनल कमिश्नर को सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने डिविजनल कमिश्नर को छूट दी कि वह किसी पुलिस अफसर या विशेषज्ञ की जांच में मदद ले सकते हैं। CM अमरिंदर ने कहा कि जांच में दोषी मिले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के बीच फिर रार आ गई। हरियाणा पुलिस में DSP बनने का इंतजार कर रहे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी आज गृह मंत्री अनिल विज से मिले। इस दौरान इंस्पेक्टरों ने अनिल विज से मिलकर कहा कि उनकी प्रमोशन की फाइल को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोका है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि जिस चीज़ पर मेरे हस्ताक्षर हो गए मैं उस पर स्टैंड लूँगा। आप फिर भी डिप्टी CM से मिलो, मैं मुख्यमंत्री हूँ और बात करता हूँ। बीते वर्ष 2008 में सीधे इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती हुए इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों को हाई कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद DSP बनाए जाने की दरकार है। विज से मिलने पहुंचे इंस्पेक्टरों ने खुलकर बताया कि उनकी आस अनिल विज से है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहां उनकी सुनवाई होगी। लेकिन मामला डिप्टी CM से जुड़ा बताया गया, इसीलिए इंस्पेक्टर भी खुलकर कैमरे के सामने पूरी बात बताने से गुरेज कर रहे थे। हम सर 2008 में एज ए डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे और उसके बाद दूसरे पक्ष ने जो 2003 में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था उन्होंने, और उन्होंने एक रिट डाली थी हमारे खिलाफ कि हमारे को इनसे हमारी सीनियरिटी बनती है, जबकि हाई कोर्ट में हमारा माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग था डिसीजन, और जो अब डिसीजन आ चुका है जो हमारे पक्ष में आया है उनकी पिटीशन को माननीय हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है मेरिट के ग्राउंड पर, हमारे पक्ष में आया है। तो हम माननीय गृह मंत्री जी से यही दरखास्त लेकर मिले थे कि हमारे को जल्दी से जल्दी प्रमोट किया जाए। मंत्री जी ने तो ये कह दिया कि मैंने साइन कर दिया, फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको? तो ये मेरे लेवल का विषय नहीं है, ये हायर अथॉरिटी का विषय है, इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। हम तो अपनी दरखास्त लेके मिले थे। हमारी अभी हम 2008 बैच के इंस्पेक्टर गृह मंत्री साहब से विज साहब से मिले थे, और जो हमारा मंडे को हाई कोर्ट में डिसीजन आ गया है बस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विज साहब से हम लोग ने गुजारिश की है, और विज साहब मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि जो सही है बिल्कुल वही होगा और मैं आप लोगों के साथ। ये अभी आपने मंत्री जी को कहा है कि डिप्टी CM ने फाइल रोक लिया, वो क्या है मामला है? अभी हमारे पास कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया है। बाकी अभी कल साहब ने साइन कर दिए थे, अभी फाइल का स्टेटस मालूम नहीं है कि क्या है। तो अभी नहीं, रुकने का तो मुझे पता नहीं है। मैंने तो कल वो क्लियर कर दी थी, इनका DSP बनने की जो फाइल मेरे पास आई थी उसको मैंने तो साइन करके मुख्यमंत्री जी के पास भेज दिया गया था। अब वो कहाँ रुकी है, किसने रोकी है, कौन रुकवा रहा है, मैं नहीं जानता। नहीं, उप मुख्यमंत्री के पास तो जाने नहीं है फाइल। ये उनके डिपार्टमेंट का तो काम है नहीं, ये तो मेरे डिपार्टमेंट का काम है, और मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साइन करने के बाद कोई रोक ले ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में गई हुई है, अब वहाँ क्या होता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री तो सर्व अधिकार संपन्न एक प्रजातांत्रिक सरकार में हस्ती होता है। अब मुख्यमंत्री जी उस पर क्या फैसला लेते हैं ये वे बताएंगे। हमने कानूनन ठीक किया है,
लगभग 10-15 साल से ये केस चल रहा था और हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, तो उनकी प्रमोशन बनती थी, हमने उनको डीएसपी बना दिया। तो वहीं पंजाब के डेरा बस्सी के एक निजी अस्पताल में एक महिला की रोगी की देह को चूहों ने कुतर दिया। 52 साल की मृतका का नाम जसजीत कौर बताया गया, जिन्हें बुधवार दिल की बीमारी को लेकर उक्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह एक रिटायर्ड कर्नल अमरजीत चंदोक की पत्नी थी। जसजीत का देहांत वीरवार को सुबह हुआ था। मृतका के भाई व अन्य रिश्तेदारों ने दूर से आना था, इसलिए शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया। जब परिवार शव लेने अस्पताल पहुंचा तो शव को चूहे कुतर चुके थे, जिसके बाद परिजनों ने घटना पर एफआईआर दर्ज करवाई। इनका नाम जसजोत कौर चंदोक है, वो मेरी वाइफ हैं जी, और वो एडमिट कल दोपहर को हुई थी, परसों दोपहर को हुई थी, कल नहीं। रीज़न क्या था सर? हाँ जी, रीज़न हार्ट फेलियर था उनका जी, और उनका ऑपरेशन ड्यू था। वो इसके लिए हम इधर आए थे कि ऑपरेशन कराने के लिए, और हार्ट के ऑपरेशन कराना था जी। उम्र कितनी सर आपकी? उनकी वाइफ की उम्र 52 ईयर्स थी। सर परसों हमने मेरी मदर को एडमिट किया था, परसों दोपहर को एडमिट हुई थी, और इनके परसों दोपहर को एडमिट हुई थी और कल सुबह इनको 7 बजे के बीच में डेथ डिक्लेयर की गई। कल मैं आई थी, मैंने 11:30 बजे के करीब उनकी बॉडी, पूरे कपड़े चेंज किए, हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमने उनकी बॉडी क्लीन की और उनके कपड़े बदले। बिल्कुल ठीक थी बॉडी। मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, कल मैं अपने उसके लिए रखना चाहती थी फ़ोटो। आज जब हम बॉडी कलेक्ट करने आए क्रिमेशन के लिए, तो वो पूरी बॉडी चूहों ने खाई हुई थी, उनके लिप्स कटे हुए थे, कपड़ा समेत गायब, और कपड़े के साथ गायब थे। बहुत दुख हुआ देख के, मतलब आप सोच नहीं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक किशोर की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त की। शिनाख्त के बाद पता चला कि इसी किशोर की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 जुलाई को लिखवाई गई थी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा कि किशोर 10वीं कक्षा का रिजल्ट देखने घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस घर नहीं पहुंचा। पुलिस भी लगातार इसी किशोर की तलाश कर रही थी। फरह से एक सूचना प्राप्त हुई कि हिंदुस्तान कॉलेज के पीछे जंगल में एक डेड बॉडी पेड़ से लटक रही है। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डेड बॉडी की पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन काफी दिन पुरानी होने के कारण पहचान नहीं हो पाई। कपड़ों से एक एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ, जिससे कि मृतक की पहचान रोहित उपाध्याय के रूप में हुई। रोहित उपाध्याय जी के संबंध में उनके परिजनों द्वारा 17 जुलाई को थाना फरह पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। 15 तारीख से जब ये अपना एक रिजल्ट देखने के लिए घर से निकले थे, तब से घर नहीं लौटे थे। इस घटना से संबंधित परिजनों से वार्ता की गई है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां उनसे प्राप्त हुई हैं। एसपी सिटी साहब की अध्यक्षता में इसमें कई टीमें इस घटना के अनावरण हेतु लगाई गई हैं। प्रथम दृष्टिया अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही पाते हुए इसके विवेचक सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में अब एसईटी ने गृह विभाग को अपना मामला सौंप दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बनाई गई एसईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट को सौंप दी, जिसके बाद विज की माने तो 14-15 किलोग्राम वजन वाली इस जांच रिपोर्ट का अध्ययन शुरू कर दिया गया है, और अध्ययन पूरा होने के बाद इस पर क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर भी वो जल्द फैसला ले लेंगे। इसके अलावा विज ने पानीपत में हुए लाठीचार्ज पर भी संज्ञान लिया और पानीपत पुलिस से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। वहीं पानीपत पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट से विज नाखुश दिखे और उन्होंने मामले की जांच करनाल एसपी को सौंपी। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। शराब घोटाले पर बनी जो एसईटी रिपोर्ट थी टीसी गुप्ता जी की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट एसीएस होम विजयवर्धन जी को सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। 15-20 किलो पन्नों की वो रिपोर्ट है, और उसके बाद अब जो उस रिपोर्ट में होगा
उससे हम मीडिया को भी अवगत कराएंगे और हम क्या कार्रवाई करेंगे वो भी हम तय करेंगे। मैंने समाचार पत्र में आज सुबह पढ़ा था, उसी वक्त मैंने एसपी पानीपत को वायरलेस मैसेज करवाया था कि 12 बजे तक मुझे सारी घटना की, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हुई है और लाठीचार्ज हुआ है, सारी रिपोर्ट मुझको भेजी। रिपोर्ट मुझको मिल गई है और मैंने एसपी करनाल को 2 दिन के अंदर इसकी गहराई से जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। जो दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई करें। जलियांवाला क्रूर हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल डायर को लंदन में पहुंचकर मौत के घाट उतारने वाले बहादुर शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर अंबाला में विधायक असीम गोयल ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि ब्रिटिश काल में उधम सिंह ने जनरल डायर को उसके ही देश में जाकर मारने का प्रण लिया था। उस समय सांस भी अंग्रेजों की मर्जी से लेनी पड़ती थी और उन्होंने यह कारनामा करके दिखाया। देखिए, आज हमारे भारत माता के बहुत ही महान सपूत अमर शहीद आज सरदार उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है और जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी जलियांवाला बाग के समय कि मैं अपने जो मेरे भारत माता के जो आज जिन सपूतों का नृशंस हत्या जो की है जनरल डायर ने, वो दुनिया के किसी कोने में छिपा होगा, उसकी हत्या करके मैं इस जघन्य अपराध का बदला जरूर लूँगा। और संकल्प ही सिद्धि, एक ऐसा संकल्प उस समय जब ब्रिटिशर्स का राज था, उस समय ऐसा संकल्प करना जब आप अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते थे, गुलामी का वो ऐसा भयंकर दौर था, लेकिन उस समय ऐसी प्रतिज्ञा करना कि एक बड़े अंग्रेज अफसर को, चाहे वो अपने देश में ही जाके छिपा हो, उसको मौत के घाट उतारूंगा। ये देशभक्ति का एक जुनून था, देशभक्ति की एक पराकाष्ठा थी। एक युग हमने सरदार उधम सिंह जी के माध्यम से हमारे देश ने जिया है, देशभक्ति का पूरा युग। और आज उनके बलिदान दिवस के ऊपर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित, सारा भारत महसूस करता है कि आज उस भारत माता के सच्चे सपूत के चरणों में हमें पुष्पांजलि करने का मौका मिला। मैं पुनः ऐसी महान हुतात्माओं को बहुत 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 श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना इलाके के मुबारकपुर गांव में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला देखने में आया, जहां देर शाम गांव से लापता हुई 7 वर्षीय मासूम बच्ची का शव गांव के पास जंगलों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी युवक सुनील को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद मृतक मासूम बच्ची के परिवार ने आरोपी युवक पर रेप के बाद गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जी यार, लड़की मेरे प्रसाद चढ़ाने गए थे 4 बच्चे, तो उसका नाम तोता है लड़के का। तो इन लड़की ने, बड़े वाली ने कहा भाई कहाँ जा रहा है, लड़के कहने लगा मैं छोड़िया अम्मा सा घर, कहना तुम चलो, ये बात थी। फिर वो लेकर पर को चले गया उसे हम पे। तो वे घसियारी थी, लड़की घास उठवाने लगी, उन घसियारी ने भी कहा भाई कहाँ ले जा रहा है लोंडे को, जब भी प्रसाद चढ़ाना है इसके लड़े। तो मेरी लड़की उसने बोला क्या नाम कि तू पर अमर क्या नाम हो, काम होगा कुछ, मेरे पापा बुला रहे। हाँ जी, जब लड़की माँ से मिली, उसके दोनों पाँव ये पोरवे कटे हुए, हाथ पाँव सारे कटे हुए हैं, बलात्कार करवाया था लड़की का। लमड़ी के साथ में मेरे भाई लमड़ी को बनता बका कर लेगा वो, उनको चल मेरे साथ में, तब तुझे मुझे दिखाऊंगा और बस ले जाकर अपना उनको तो घर छोड़ दो, मर जाकर घर ना घर ला ना कुछ चक्कर देगा, कभी यहाँ आ गई, कभी वहाँ आ गई, कभी वहाँ आ गई। हम तो मेरी मिली जी 7 साल की जी। हालत में जब
मरी हुई मिली। जब आपने देखा तो किस हालत में थी पैर? थाना मंसूरपुर में हुई घटना के संबंध में अवगत कराना है कि कल रात्रि में गांव मुबारकपुर के एक परिवार के कुछ लोगों द्वारा थाने पर आकर यह सूचना दी गई कि उनकी 8 वर्ष की बच्ची शाम से गायब है। तत्काल कार्रवाई करते हुए वह परिवार को साथ में लेते हुए गांव में कई लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में यह सामने आया कि एक व्यक्ति जो कि उस गाँव का ही रहने वाला है, उसके साथ शाम के समय बच्ची को आखिरी बार देखा गया था। उस व्यक्ति को तत्काल पुलिस के द्वारा कस्टडी में लेते हुए उससे पूछताछ की गई और उससे पूछताछ करने पे ये सामने आया कि उसके द्वारा बच्ची को गला घोट के मार दिया गया था। उसी की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया है। व्यक्ति को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य सभी विधिक कानूनी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य रिपोर्ट्स आने के बाद आगे की जाएगी। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव महमदपुर रोही के पास गुरुवार रात को हिरण के शिकार का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 2 हिरणों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके चलते 2 लोगों को ग्रामीणों ने काबू कर जीव रक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी। वहीं जीव रक्षा विभाग जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को काबू किया। बता दें कि आरोपियों के पास से विभाग ने धारदार हथियार बरामद किए। फिलहाल विभाग मामले की जांच में जुट गया। महाराष्ट्र के पुणे में मौजूदा दिन कई जगह बारिश हुई, जिसके कारण मौसम सुहावना हो गया। ठंडे मौसम होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें कि कई दिनों से कई राज्यों में बारिश हो रही है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल बारिश के कारण बिहार में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं और लोग सड़क पर आ गए हैं। बुलेटिन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां मुंबई में 5 अगस्त से मॉल्स खुल रहे हैं। इसके लिए मॉल्स में एहतियातन तैयारियां शुरू की गई। कुर्ला में फिनिक्स मॉल के डायरेक्टर का कहना है कि लोग यहां आने में सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए हमने एंट्रेंस पर सैनिटाइजिंग फ्लोर मैट और डेंसिटी मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम लगाया है। इसके साथ ही मॉल को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से मॉल बंद थे, तो ये हमको काफ़ी इससे हमें समय भी मिला, ताकि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि सबसे पहले पब्लिक को कैसे सेफ फील कराया जाए और मॉल को इतना सैनिटाइज और इतना सेफ रखा जाए कि लोग यहाँ पे आने में काफ़ी कंफर्टेबल रहें। उसके लिए हमने एंट्रेंस पे ही लगा रखे हैं, हमने सैनिटाइजिंग फ्लोर मैट लगा रखे हैं और हम लोगों ने उधर पे लगा रखा है एक डेंसिटी मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम हमने लगा रखा है, जहाँ पे हम किसी भी समय मॉल के अंदर कितने लोग हैं उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, ताकि मॉल कभी भी ओवर क्राउडेड ना हो।
कितने लोगों आप ये जो डेंसिटी इसमें कितने लोग आ सकते हैं अंदाजा अभी भी? ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि जो जो RAI है, जो उनका जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आप 75 स्क्वायर फीट पे एक आदमी रख सकते हैं। तो वहीं चंडीगढ़ में असेंबली के स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने मीडिया के साथ विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। कोरोना के मामलों की संख्या के बारे में ज्ञानचंद्र गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कोरोना के हालात पर चिंता जताई। इसके अलावा उन्होंने असम में शहीद हुए जवानों की शहादत पर भी शोक जताया। देश का जवान कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी सरहद के ऊपर या किसी भी जो आतंकवादी गतिविधियों के अंदर कहीं भी हमारा जवान शहीद होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुख की बात है। बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक जो जवान है वो हमारी धरोहर है, जो हमारी रक्षा करने के लिए सीमाओं के ऊपर खड़ा है। जब कोई एक भी जवान की हानि होती है तो मन को बड़ा दुख होता है। कोरोना के केसेस पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 15 दिन से काफ़ी उसके अंदर वृद्धि हुई है, जो एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चिंता को दूर करने के लिए जो उपाय है वो सबसे बड़ा उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। वो हमें हर हालत में मेंटेन करनी चाहिए और उसको पालन कराने के लिए कोई सख्ती भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। दूसरा जो मास्क है वो मास्क लगा करके ही हम घर से बाहर निकलें। तो मैं समझता हूँ कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जो बार बार अपने हाथ वगैरह धोने का इस्तेमाल करें। तो ज़रूरत इस समय ये जो प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो मास्क के लेकर है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के है, या जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये इस प्रकार की हम इंस्ट्रक्शंस को, जो इस प्रकार की प्रिकॉशंस हैं उनको लेकर के निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि, और तीसरा ये कि जब ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, बाहर निकलने की आवश्यकता हो तभी निकलें। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में तेल की कीमतों की कमी होने पर सफाई दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के मामलों में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया। तेल की कीमतों पर सौरभ ने कहा कि दिल्ली की स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है और केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद की नहीं जाती, इसलिए केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी को कम करे। कुछ वक्त के लिए, मुझे लगता है कि शायद महीने सवा महीने के लिए ये वैट बढ़ाया गया, क्योंकि हमारी स्थिति, जो दिल्ली की स्थिति है, वो अन्य राज्यों से अलग है। हमें केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी कोरोना के नाम पे नहीं दिया। और पूरे देश का अगर आप देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, वो करीब 300% कम है। मतलब वो पिछले कुछ दशकों के अंदर सबसे कम लेवल पे है। करीब $35 प्रति बैरल से $40 प्रति बैरल के बीच में घूम रहा है। उस हिसाब से अगर डीजल को हम कहते हैं कि डीरेगुलेट कर दिया गया, पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया गया, तो उस हिसाब से जो डीजल पेट्रोल 70 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, वो कायदे से इस वक्त देश के अंदर 30 रुपये प्रति लीटर मिलना चाहिए। मगर किया क्या गया कि जब कच्चा तेल महंगा होता है तो उसको ये कह के बढ़ाया जाता है कि अब हमने डीरेगुलेट कर दिया, केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मगर जब वही कच्चा तेल बाहर सस्ता हो गया तो केंद्र सरकार ने पीछे बैकडोर से इसके अंदर अपनी ड्यूटीज बढ़ा ली। मतलब आप मानिए ये एक ऐसी चीज है इस वक्त जिसके ऊपर करीब 275% टैक्स लग रहा है। मतलब वो पेट्रोल जो मात्र 20 रुपये 25 रुपये लीटर सरकार को पड़ रहा है, उसके ऊपर 3 गुना टैक्स लगा के उसको 80 रुपये लीटर बेचा जा रहा है, जो पूरा का पूरा एक लूट है। और उस वक्त ये लूट की जा रही है जब लोगों के पास कमाने के साधन नहीं है, लोगों के धंधे नहीं चल रहे। तो मुझे लगता है अब केंद्र सरकार को ये जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसको कम कर। तो वहीं बेंगलुरु में बकरीद को लेकर जामिया मस्जिद में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कोरोना को देखते हुए सभी इंतजाम किए गए। बच्चे और वह लोग जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी है, उन्हें मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं। इस बार 1 से 2000 लोग ही मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। सोशल डिस्टेंस के बगैर नमाज पढ़ने की कहीं भी इजाज़त नहीं होगी। और ऐसे ही छोटे बच्चे हैं या उम्र रसीदा लोग हैं और बीमार जिनको बुखार है या नज़ला खांसी है
या और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं या होम क्वारंटाइन में हैं, उन लोगों को भी मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं होगी। वो अपने अपने तौर पर घरों में ही नमाज़ पढ़ लें, इबादत कर लें। जी हाँ, जो अहबाब भी कुर्बानी देना चाहते हैं वो बिल्कुल पाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखकर खुले में नहीं, रास्तों में नहीं और लोगों को तकलीफ़ देते हुए कुर्बानी हरगिज़ ना दें। बिल्कुल बंद जगह में जहां आप अंदर कर सकते हैं तो वहां कुर्बानी दें। अगर वहां नहीं दे सकते तो हुकूमत की तरफ से जो स्लॉटर हाउस बने हुए हैं वहां पहुंचकर कुर्बानी दें, ताकि आपको भी तकलीफ़ ना हो और दूसरों को भी तकलीफ़ ना हो, ये स्प्रेड कहीं बीमारी ना फैल जाए। तो ये इस्लाम बहुत आसान है, अद्दीन युस्रुन, इस्लाम बहुत आसान है। अगर 3 दिन में आप आसानी के साथ जानवर लेकर आए, कुर्बानी कर ली तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर कहा कि सीएम कुर्सी बचाने के लिए जांच करवाने से बच रहे हैं। इसी के साथ इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने पानीपत में 3 बच्चों की मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज की निंदा की। यह बातें चौटाला ने डबवाली रोड पर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान कही। लेकिन इस दौरान चौटाला समर्थक ना तो मास्क पहने नजर आए और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ये जो सरकार बनी है ना, जो आज जिसको तुम गठबंधन की सरकार कहते हो, ये एक लुटेरों का गिरोह है। इस सरकार के बनने के बाद इस देश में कोरोना आई, हमारे यहाँ टिड्डी दल आया, अब आगे पता नहीं और किन किन दिक्कत कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। किसान को फसल में लूट लिया। ये सरकार तो आज ऐसे लोगों के हाथ में है जिन्होंने कश्यप समाज के 3 बच्चे जो मर गए थे और कश्यप समाज के लोग जब उसके लिए न्याय मांग रहे थे उन बच्चों के लिए, उनकी बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। आज देश आज़ाद है, आज कोई गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ा हुआ, आज कोई राजे महाराजाओं का राज नहीं है। हर आदमी की बात को सुनना सरकार की जिम्मेवारी है। ये किसी बात को सुनने की बजाय उसको डंडे के जोर से दबाना चाहते हैं। लिख करके भेजा है कौन दुष्यंत चौटाला क्या बोलता है, क्या कहता है। ये पाप के घड़े हैं, झूठ के घड़े हैं। बहुत जल्दी लोगों के सामने सारी बात सामने आ जाएगी, लगातार आ रही है। वो तो सफाई दे रहे हैं बेचारे, डाके डालते हैं और फिर डाके डाल करके झूठ बोल करके सफाई दे करके कहीं अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इंक्वायरी नहीं कर रहे। अगर इंक्वायरी हो जाए तो जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। तो वहीं हरियाणा के अंबाला में एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर टीम ने नाका लगाकर 2 युवकों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवक अंबाला के स्थानीय निवासी हैं और इन नकली नोटों को बाजार में चलाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही इनको धर दबोचा। इनके पास से 3.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए और कार भी कब्जे में ली गई। फिलहाल एसटीएफ टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उसमें ऐसा था कि ना हमारी टीम बाहर गश्त में थी, उनको एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली। अभी 2 लड़के हैं, एक पंकज उर्फ पंखी सन और उसके फादर का राजेश कुमार है, ये रामबाग रोड का रहने वाला है। दूसरा है अशोक कुमार, ये तेली मंडी का रहने वाला है। अभी वो नकली नोट शहर में चलाने के लिए, उनके पास काफ़ी मात्रा में नकली नोट हैं और वो शहर में किसी चलाने के लिए घूम रहे हैं। तो पुल के नीचे जैसे वो आए, वहाँ नाकाबंदी की, तो वहाँ पर उनको स्विफ्ट गाड़ी में वो थे, गाड़ी का नंबर सारा कुछ था। उनको रोक लिया, उनको चेक किया, तो चेक करने में उनके पास से 175 नोट 2,000 के कुल 3.5 लाख नोट बरामद। पुलिस तो कार्रवाई से पूछताछ करेंगे, अभी तुमने किससे सीख लिए, कहाँ से ये
तुमने वो मतलब के जो सिस्टम तैयार किया ये है? पहले भी क्या कहीं आप किसी ऐसे आदमी के टच में आए, और कौन कौन आदमी ऐसे हैं जिनसे उन्होंने शिक्षा ली, ठीक है, उनका पता करेंगे। ऐसा तो है नहीं, कोई गुरु तो कोई होता है किसी का, कोई काम में किसी को बनाते हैं गुरु तो कुछ लोग हो सकते हैं इसमें। हाँ, कुछ लोग शायद और भी सामने आ जाएं, और है संभाल। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें हर वो सुविधा उपलब्ध करवाते हैं जो पढ़ाई के लिए आवश्यक होती है, लेकिन माता पिता दिहाड़ी मजदूर हों और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं, फिर भी 95% अगर परीक्षा में नंबर आए तो वह काबिल तारीफ़ है। जी हाँ, यह करके दिखाया है सहरिया के संदीप ने। कस्बे के दांता में सहरिया बस्ती में रहने वाले छात्र संदीप ने सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए। संदीप के पिता बबलू सहरिया ने बताया कि वह स्वयं 4वीं कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। कस्बे के शिव ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले संदीप की पढ़ाई के प्रति रुचि को देखते हुए विद्यालय के निदेशक भुवनेश गौड़ ने भी पूरी मदद की। बच्चे कितने हैं आपके? 4। कैसे पढ़ा रहे हैं उनको? मजदूरी करके भाई साहब। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो? सरकारी में। सरकारी में पढ़ा रहे हो। और आगे क्या विचार है पढ़ाने का? पढ़ाऊंगा भाई साहब, मजदूरी कर मजदूरी करके पढ़ाएंगे। मजदूरी करके पढ़ाऊंगा। बहुत खुशी की बात है, ऐसे बच्चे होनहार बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं, और विशेष करके सहरिया समाज में बच्चे ने ये मेहनत करके और ये उपलब्धि पाई है, मैं उसको बधाई देता हूँ और मैं उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे यहाँ से जो है प्रतिभावान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, तो उसने चूँकि 10वीं पास की है, 10वीं और 12वीं पास करने वालों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है, तो इस बच्चे को जो है ये छात्रवृत्ति। तो वहीं यूथ अकाली दल की ओर से डीएमसी के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। यूथ अकाली दल के जिला अध्यक्ष गुरदीप गोशा की अगुवाई में आयोजित प्रदर्शन में अकाली नेता अस्पताल के बाहर चारपाई लेकर पहुंचे थे। डीएमसी के बाहर रोष जाहिर करते हुए नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया, और साथ ही उन्होंने अस्पताल पर आरोप लगाए कि अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं दिया जा रहा है। सरकार को, डीएमसी की मैनेजमेंट, मुंजाल साहब को और प्रेम गुप्ता जी को और बाकी अस्पतालों को मेरा वार दे रहा है। गुरु नानक साहब ने कहा था 13 लोगों की भला किया था, पर ये लोग आज बीमारी के नाम पे लोगों को बेकदरी कर रहे हैं। पेशेंट आता है उसको बोलते हैं कि जाओ पहले कोविड टेस्ट करा के लो, हमारे पास बेड नहीं है। अगर सरकार अस्पतालों के पास बेड नहीं है तो किसके बाद बेड होंगे? मैं समझता हूँ कि ये लोगों से के साथ धक्का जा रहे हैं, हम ये धक्का बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में इस अस्पताल की पूरी हम आरटीआई लगा के बताएंगे कि क्या क्या धक्का करे और तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोक गायिका को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया। जब युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया तब महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लोमेंद्र दास ने अपना आरोप कबूल लिया। हालांकि लोक गायिका ने आरोपी को बताया था कि वह तलाकशुदा है, वह इससे पूर्व भी वह 2 और व्यक्तियों के साथ शादी कर उनसे तलाक ले चुकी है। हरियाणा के फरीदाबाद से गुड़गांव तक मेट्रो से सफ़र करने के लिए शहरवासियों को अभी और इंतज़ार करना होगा। दरअसल एनआईटी क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक और अन्य संगठनों ने विरोध किया और उसके चलते अब सरकार ने इसके फाइनल रूट में बदलाव करने का निर्णय लिया। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवहन और खनन मंत्री ने भी रूट बदलाव करने पर सहमति जताई। बताया गया कि फाइनल रूट में एनआईटी क्षेत्र इसमें नहीं जुड़ा, जिसके चलते अब सरकार ने फाइनल रूट का दोबारा सर्वे कर 10 अगस्त तक रिपोर्ट देने के लिए कहा। ऐसे में अब यह प्रोजेक्ट और लेट हो जाएगा। दरअसल साल 2014 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। 4 साल बाद 2018 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। वहीं इसके 2 साल बाद 2020 में फाइनल डीपीआर बनकर तैयार हो गई, फिर इसका भी विरोध शुरू हो गया। ऐसे में मार्च 2021 तक मेट्रो रेल सेवा
शुरू नहीं हो पाएगी। जो एक मेरा सपना था कि हम ज़िले के मुद्दे पे दलों की दलदल में ना फंसें, इस मेरे काम के लिए, क्योंकि प्याली चौक पे मेट्रो होना बहुत ज़रूरी है। तीनों विधानसभा लगती हैं। माननीय मंत्री हमारे बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी ने मुझे इसके लिए सहमति पत्र भी दिया। सीमा तिरखा बहन जी ने भी सहमति जताई कि नहीं, ये भाई सड़क चौड़ी है, मेट्रो यहीं से आनी चाहिए। तत्पश्चात मैंने हमारी जो शहर की प्रथम नागरिक हैं महापौर महोदया, उनको पत्र भी लिखा, फ़ोन पे भी चर्चा करी। उनका भी वार्ड इस प्याली चौक मेट्रो स्टेशन को छूता है। मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत मिला, उन्होंने अपने स्टाफ को आदेश दिए। उसके बाद जो प्रधान सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के राजेश खुल्लर जी, उन्होंने सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जी को लिख के दिया कि भाई आप इस फाइल पे जो भी फैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, 10 अगस्त तक मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुरानी डीपीआर के बाद नई डीपीआर बनेगी और मेट्रो स्टेशन हमारे प्याली चौक पे ही बनेगा। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आयोजित सांसद सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश की सरकार को अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं है तो वह सरकार क्या चलाएंगे। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान का प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि इटली के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, विधायक उनका आनंद ले रहे हैं। जयपुर से लेकर उदयपुर तक आज विधायकों के चर्चे ही नजर आते हैं। देखिए, राजस्थान का दुर्भाग्य है कि सत्ता लोलुपता में राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। कहीं कोरोना का संकट है, कहीं बिजली का संकट है, टिड्डी अलग हमला कर रही है, मानसून समय पर नहीं है, किसानों के 2-2 बार बीज खत्म हो गए। और राजस्थान सरकार सिर्फ कुर्सी के लिए, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो जनता की सूद लेने जाना चाहिए, वो आज एक 5-7 स्टार होटल में बैठे हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं, इटालियन भोजन बना रहे हैं। दुर्भाग्य है, उनको या तो बहुमत से अगर विश्वास नहीं है अपने विधायकों के ऊपर तो छोड़े मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर इतना लोग। अब अगर अपने ही साथियों पर विश्वास नहीं है तो इतना मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के मोहब्बतपुर गांव में एक मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। एक घर के शौचालय में मिले 5 फुट के इस मगरमच्छ को देखते ही घर वालों ने गेट बंद कर दिया। घटना की सूचना पहले वन विभाग और फिर एनजीओ वाइल्ड लाइफ SOS को दी गई। टीम के 4 लोग पिंजरे के साथ मौके पर पहुंचे और सुरक्षित तरीके से मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया। वाइल्ड लाइफ SOS की टीम मगरमच्छ को यमुना किनारे ले गई और पूरी सुरक्षा के साथ नदी में छोड़ दिया। लोगों की सावधानी का नतीजा यह रहा कि मगरमच्छ सुरक्षित रहा। जब तक वाइल्ड लाइफ SOS की टीम नहीं आई तब तक शौचालय में ही बंद होने के कारण मगरमच्छ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एक बार फिर से 8वीं कक्षा को भी बोर्ड परीक्षा घोषित करने का फैसला किया। आपको बता दें कि साल 2010 में RTE कानून लागू हो गया था। इसके बाद नो डिस्टेंशन पॉलिसी के तहत 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल ना करने का नियम बना था। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि शिक्षा बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए प्रदेश सरकार ने 8वीं की परीक्षा शिक्षा बोर्ड द्वारा इसी सत्र यानी कि मार्च 2021 में आयोजित करवाने का फैसला लिया। सरकार के निर्देश अनुसार 8वीं का बोर्ड फिर दोबारा से लागू किया जाएगा, जो अगले सत्र से हम लोग इसकी परीक्षा जरूर लेंगे। ये लगभग 2010 में हमारी जो मार्च 2010 के अंदर आखिरी 8वीं की बोर्ड की परीक्षा हुई थी और इसके अंदर 3,67,247 बच्चों ने अपेयर किया था, जिसमें से 3,44,698 बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे। और इसी को देखते हुए लगभग 10 साल बाद ये परीक्षा फिर दोबारा से अगले मार्च 2021 में हम लोग इसकी परीक्षा उसके आसपास के हम इसे बोर्ड की परीक्षा लेंगे। सर, किसी वजह से जो परीक्षा है तो वहीं चीन को सबक सिखाने के लिए उसके सामान का बहिष्कार पूरे देश समेत प्रदेश भर में हुआ। अब रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आते ही स्वदेशी राखियां बनाने में भी लोग जुट गए। इसी कड़ी में भुट्टिको सोसाइटी भी बाजार में राखियां उतारने जा रही है।
भुट्टिको के मुख्य महाप्रबंधक रमेश ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां सोसाइटी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं इस नुकसान से उबरने के लिए भुट्टिको की ओर से पहले ऊनी मास्क बनाए गए और अब रक्षाबंधन को लेकर राखियां बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भुट्टिको की ओर से और कुल्लू में कॉम्बो पैक पर 10% विशेष छूट दी जाएगी, जो कि 1 से 3 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा ग्राहक अपने नज़दीकी भुट्टिको के शोरूम से इसका लाभ उठा सकते हैं या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर भी राखी ऑर्डर कर सकते हैं। अपने प्रिय ग्राहकों को बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमारी सभा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन अनुसार वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर शुद्ध स्वदेशी उत्पाद राखियों का हम लोगों ने तैयार किया है। इस के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट करना है। मेरा सभी उपभोक्ताओं से विनम्र आग्रह है कि वे स्थानीय कामगारों के द्वारा तैयार की गई राखियों को हमारे अलग अलग स्थानों पर स्थित शोरूमों के माध्यम से खरीद कर सकते। तो वहीं केरल के कोची के एक मस्जिद में लोग ईद उल जुहा के मौके पर नमाज अदा करते हुए दिखे। मस्जिद में लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके हाथों को भी सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि देश में वैसे तो ईद का त्यौहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन केरल में यह अवसर आज है। इस मौके पर काफ़ी लोग मस्जिदों में पहुंचे। हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी का ख्याल रखा गया। कोची की एक मस्जिद में नमाज अदा करते लोगों का एक वीडियो सामने आया। इसमें शारीरिक दूरी का पालन रखते हुए ईद अल अजहा के मौके पर नमाज अदा की गई। हिमाचल के जिला कुल्लू के ऊंची घाटी मणिकर्ण बंजार में इन दिनों बगीचों पर कार्य जोरों पर है। रोजाना बागवान बगीचों से सेब को तोड़कर मंडियों में पहुंचा रहे हैं और जल्द इस कार्य को खत्म करने की फिराक में लगे हैं। कुछ जगहों पर बागवान उन्हें अपने खर्चे पर मजदूरों की व्यवस्था कर ली, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कई बागवान अभी भी मजदूरों को बाहर से लाने में डर रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से बाहरी राज्यों से मजदूर लाने का फैसला तो किया गया, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कुछ बागवानों को इसे समझना ही काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में घाटी के बागवान और प्रदेश कांग्रेस के सचिव राजीव किमटा ने चिंता जाहिर की। मजदूरों की समस्या बहुत आ रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो है इस वक्त सेब का सीजन जो है जोर पकड़ रहा है। और वही जो जयराम सरकार था उन्होंने कहा था कि जैसे ही सेब सीजन होगा, नाशपाती सीजन होगा, हम उचित व्यवस्था करेंगे लेबर को लेकर। और जबकि आमतौर पर यहाँ पर जो लेबर थी वो नेपाल से आती थी, बिहार से थी, यूपी से आती थी, और सरकार ने कहा था कि हम उसकी उचित व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज स्थिति उल्टी है, भिन्न हो गई है। आज स्थिति ये है कि जो भी लेबर है वो नहीं आ पा रही है, और सरकार ने भी बागवानों को साफ शब्दों में कह दिया कि आप अपने स्तर पर अगर ला सकते हैं तो लाइए। वहीं कई बागवान जो है जो इन्होंने एक जो इसके जरिए ऑनलाइन सिस्टम के जरिए। तो वहीं कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने बकरीद के मौके पर बकरों की खरीद को लेकर कहा कि हमने पूरी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। बकरों की ऑनलाइन खरीद के लिए SOP जारी की गई थी, लेकिन बकरों की डिलीवरी के दौरान महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उन्हें रोका गया। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तब SOP में लिखा था कि बकरों की खरीदी ऑनलाइन की जाएगी। लोगों ने कहा कि कैसे होगी बकरों की खरीदी ऑनलाइन। हमने उनको समझाया, हमने कहा कि देखिए कोरोना का संकट है, आप इस टाइम ऑनलाइन खरीदी हम कर लेंगे बकरों की। मगर देखिए बकरों की खरीदी ऑनलाइन हो सकती है, बकरे तो ऑनलाइन कंप्यूटर से डाउनलोड नहीं हो सकते ना। जब बकरे ट्रांसपोर्ट हो रहे थे तो महाराष्ट्र के बॉर्डर में उन्हें रोका गया, बकरों को भी रोका गया, गाड़ियों को रोका गया, लोगों को रोका गया। रात भर हमें फोन आए, हमने पुलिस भाइयों से बात करने की कोशिश भी की। हमने कहा कि देखिए उनको जाने दीजिए, मगर पुलिस ने कहा कि हमारे भी हाथ बंधे हुए, हमें कोई आदेश नहीं आया ऊपर से। मगर फिर भी हम सब नाकामयाब रहे हैं। इसीलिए मैं आवाम से माफी मांगना चाहूंगा।
मगर मैं ये भी कहूंगा कि मैंने कोशिश की है और आगे भी कोशिश करता। तो वहीं देश में जब से कोरोना की महामारी को लेकर लॉकडाउन शुरू हुआ तब से सरकार मुफ्त राशन लोगों में कोटे के माध्यम से देने का काम कर रही है। इस काम में अब कोटेदारों की मनमानी साफ दिखने लगी। बाराबंकी में सरकारी अनाज की दुकान में अनाज मांगने को लेकर विवाद हो गया और फिर ग्रामीणों और कोटेदार के बीच जमकर लात घूंसों की बरसात हो गई, जिसका वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। ग्रामीणों का आरोप लगा कि कोटेदार राशन बांटने को लेकर हीला हवाली कर रहा है और पूछने पर दबंगई दिखाने लगता है। मामला बाराबंकी जनपद के विकासखंड सिद्धौर इलाके के ग्राम नवाबपुर कोडरी का है। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ एएनबी न्यूज पर।